लखनऊ के एजेंसी के समर्थन में एसयूआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतरा। शनिवार को परिवर्तन चौक से विधानसभा तक करीब 2 किलोमीटर से ज्यादा का मार्च निकालकर राजभवन का घेराव किया गया। उनका कहना है कि जंतर मंतर पर एजेंसी छात्रों के आंदोलन में पुलिस की कार्रवाई ने आक्रोश फैलाया है। युवा कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक शिवहरे इन प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को लीड कर रहे हैं। प्रदर्शन में कांग्रेस यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, राष्ट्रीय सचिव जगदीश चंद्र जागीर, अब्दुल हन्नान भी मौजूद रहे। वही सांसद राकेश राठौर और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। युवा कांग्रेस के इस प्रदर्शन से करीब 1.5 घंटे पहले 11:30 बजे तक भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। ज्यादातर पुलिसकर्मियों ने नेम प्लेट नहीं लगा रखा था। जहां पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने कहा है कि हमारा आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं। वहीं पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने कहा है कि जंतर मंतर में छात्रों की कील, कांटों और लाठियों से मारा गया है, उन्हें घायल कर दिया गया है। उन छात्रों की कहीं भी शिकायत नहीं दर्ज की गई है। जब राहुल गांधी घंटों थाने में बैठे तब भी शिकायत नहीं ली गई। आज हमारे युवा साथी राजभवन का घेराव करेंगे। ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं दे जाते। लखनऊ में ऐतिहासिक ताजिया का जुलूस बेहद अकीदत और शांतिपूर्ण माहौल में निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में ज़ायरीन और अकीदतमंद शामिल हुए। सुबह करीब 5:30 बजे नाजिम साहब इमामबाड़ा से जुलूस की शुरुआत हुई। जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ा, रास्ते में बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते गए और जुलूस का माहौल पूरी तरह से अकीदत से सराबोर हो गया। जुलूस नाजिम साहब इमामबाड़ा से निकलकर विक्टोरिया स्ट्रीट, अकबरी गेट और नखा समेत शहर के कई प्रमुख रास्तों से होकर गुजरा। इसके बाद जुलूस बिल्लौचपुरा, अशरफाबाद और गिरधारी सिंह इंटर कॉलेज के रास्ते से आगे बढ़ा। जुलूस में शामिल लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ अपनी मंजिल की ओर आगे कदम बढ़ाया। अलग अलग इलाकों से आए ज़ायरीन और अकीदतमंद भी जुलूस में शामिल होते रहे। जुलूस आगे बढ़ते हुए मंसूर नगर तिराहे से होकर सादतगंज स्थित रोजाए काजमैन पहुंचा, जहां पूरे रास्ते लोगों की मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। प्रशासन ने जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पहले से ही व्यापक इंतजाम किए थे। सुरक्षा को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। लखनऊ में जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 8 प्रमुख रास्तों पर डायवर्जन लागू किया गया, जहां मेडिकल चौराहा, नखास, विक्टोरियागंज और मंसूर नगर पर वाहनों की आवाजाही को रोका गया। पुलिसकर्मी जगह जगह मौजूद रहे और लोगों को वैकल्पिक रास्तों की जानकारी देते नजर आए। जी हाँ, आपको बता दें, लखनऊ में निकला ये ऐतिहासिक ताजिया जुलूस शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ आयोजन रहा। बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी के बीच जुलूस अपने निर्धारित रास्ते से होकर आगे बढ़ा, जहां पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया। मानस वाजपेयी मामले को लेकर लगातार कई सवाल सामने आ रहे हैं। मानस अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो खुद अपनी कहानी या अपना पक्ष सामने नहीं रख सकते। इस घटना ने परिवार और आसपास के लोगों को झंझोर कर रख दिया है। एक तरफ प्रज्ञा ने अपनी बहन को खोया है, तो वहीं दूसरी तरफ मानस ने अपनी पत्नी, बहन और खुद को भी खो दिया है। आखिर कौन सी परिस्थितियां बनी जिसके बीच मामला इस दुखद मोड़ पर पहुंच गया? ये सवाल अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग दावे और सवाल सामने आ रहे हैं। प्रज्ञा और उनके पति को लेकर भी कुछ लोगों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। असल सच्चाई क्या है, ये पुलिस की जांच, उपलब्ध सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही साफ हो सकता है। ये मामला घरेलू विवाद और कानून के इस्तेमाल को लेकर भी एक बड़ी बहस से खड़ी करता है। समाज में चर्चा होती रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून जरूरी हैं, लेकिन किसी भी कानून का गलत इस्तेमाल होने की स्थिति में निष्पक्ष जांच भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए किसी शिकायत में पुरुष हो या महिला, जांच तथ्यों और सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। इस घटना से सवाल उठता है कि घरेलू विवाद और गंभीर स्थिति तक पहुंच रहे हो तो परिवारों और संबंधित संबंधों तक समय रहते मदद और हस्तक्षेप की व्यवस्था कैसे मजबूत करनी चाहिए। भारत में इन दिनों चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के साथ साथ सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी यानी रॉ शुगर को बिना आयात शुल्क के देश में लाने की अनुमति दी है। ये फैसला 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा। सरकार का मकसद घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत में चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे गन्ने से इथेनॉल बनाने की नीति की जिम्मेदार है? दरअसल भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति कई सालों से चल रही है। सरकार का लक्ष्य पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल करना है।
एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के अलावा मक्का और दूसरे अनाजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ सालों में चीनी के एक हिस्से को एथेनॉल बनाने की तरफ मोड़ा गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 और 23 में करीब 43 लाख टन चीनी एथेनॉल के लिए डाइवर्ट की गई थी, जबकि 2024 से 25 में यह आंकड़ा करीब 34 लाख टन रहा। लेकिन मौजूदा कीमत बढ़ने को केवल एथेनॉल से जोड़ना सही तस्वीर नहीं देता है। सरकार का कहना है कि 2025-26 में एथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने वाली चीनी का हिस्सा घटकर करीब 9% रह गया है और देश में बनने वाले एथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा अब अनाज खासकर मक्का से आता है। तो फिर चीनी महंगी होने की असली वजह क्या है? सरकार के मुताबिक इस समय घरेलू चीनी उत्पादन मामले में पहले अनुमान से कम रहने की संभावना है। शुरुआती अनुमान करीब 343 लाख टन था, लेकिन अब उत्पादन करीब 306 लाख टन रहने का अनुमान बताया गया, यानी उत्पादन में काफी कमी आई है। इसके पीछे मौसम से फसल को नुकसान और गन्ने की पैदावार से जुड़ी समस्याएं भी बताई जा रही है। इसके अलावा आने वाले त्योहारों के दौरान चीनी की मांग बढ़ने की संभावना भी कीमतों पर दबाव डाल रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक देशों में है तो 10 लाख टन चीनी आयात करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी सीधी वजह मौजूदा समय में घरेलू सप्लाई और कीमतों के बीच पैदा हुआ दबाव है। सरकार चाहती है कि अधिक चीनी बाजार में पहुंचे, जिससे सप्लाई बढ़े और कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिले। करीब एक दशक बाद भारत में घरेलू बाजार के लिए इतनी बड़ी मात्रा में रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी गई है।